Friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar, and today we will continue with our topic, the calculation of voltage regulation of an alternator. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने जो टॉपिक है जिसमें हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर कैलकुलेट कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर पिछला क्लास में हम लोग देखा होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन करने का दो मेथड था, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया था कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है, जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लोड लगा के ऑल्टरनेटर में हम लोग क्या करते हैं उसका रेगुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। बट डायरेक्ट मेथड में क्या था, बहुत सारा डिमेरिट था। इसमें पहला डिमेरिट था क्या कि डायरेक्ट मेथड से जब भी हम रेगुलेशन को कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमेशा मशीन के खराब होने का चांसेस होता है, प्लस एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। तीसरा, एक टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब जितना अगर हेवी मशीन है, हेवी अल्टरनेटर है तो उतना लोड एक बार में अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या था कि एक लोड का जो पावर फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उतने पावर फैक्टर का लोड को हम डायरेक्ट लोडिंग मेथड से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट लोडिंग मेथड से हम पर्टिकुलर किसी पावर फैक्टर के लोड का ही हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिकली ये मेथड उतना ज़्यादा आपका कारगर नहीं है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जब हम मीडियम से हेवी ऑल्टरनेटर्स का रेगुलेशन निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्ट लोडिंग मेथड को कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं और इसकी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन। तो जैसा कि इनडायरेक्ट मेथड जैसे कि नाम से सजेस्ट रखता है कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली क्या कर रहे थे, आपका मोटर में हम लोग क्या ऑल्टरनेटर में क्या कर रहे थे, लोड लगा रहे थे और उसका वोल्टेज निकाल के रेगुलेशन निकाल रहे थे। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को क्या करना है, वी विल नॉट यूज एनी लोड, हम लोग किसी भी तरह का लोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट मीन्स विदाउट यूजिंग लोड वी विल फाइंड द रेगुलेशन ऑफ द ऑल्टरनेटर। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है इसमें आपका तीन मेथड आता है। पहला है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और ईएमएफ मेथड जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका एमएमएफ मेथड और तीसरा है आपका पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। ठीक है, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, दैट इज द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और ईएमएफ मेथड। आखिर ये मेथड होता क्या है, तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, दैट मीन्स इस मेथड में हम लोग सिंक्रोनस इम्पीडेंस का इस्तेमाल करके यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, ईएमएफ मेथड। ईएमएफ मेथड मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग इक्वेशंस जो भी हम लोग रिजल्ट निकालेंगे वो किसके फॉर्म में होगा, ईएमएफ या वोल्टेज के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स इस मेथड में हम लोग लोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस का और वोल्टेज और ईएमएफ के इक्वेशंस का। ठीक है। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस होता क्या है इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस होता क्या है। ठीक है। तो लेट्स सी कि इस मेथड में हम लोग करना क्या है। तो अगर हम लोग सिंक्रोनस इम्पीडेंस का जो इक्वेशन था वहाँ से अगर देखते हैं तो वहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज V है उसका इक्वेशन क्या था, V वाज इक्वल टू EA माइनस IA इंटू ZS। EA मतलब क्या हो गया, जो EMF अल्टरनेटर में इंड्यूस हुआ है वो है। IA क्या है, आपका आर्मेचर करंट है और ZS था आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस। सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ठीक है ना। ये जो ZS है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाता है EA माइनस IA इंटू RA प्लस JXS, वेयर XS इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। और सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ये दोनों ड्रॉप का क्या है, ये समेशन है। और यही दोनों ये जो रिएक्टेंस है ये फुल्ली क्या है, इमेजिनरी, ये पूरी क्या है, इमेजिनरी है। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में क्या है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और आर्मेचर करंट हमें पता होगा तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू पता कर सकते हैं अलग अलग पावर फैक्टर पे। ठीक है। और फिर हम इजीली वहां से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में हमारा जो मेन टारगेट होता है दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी लोड अंडर वेरियस पावर फैक्टर्स। क्योंकि जब भी आपका अलग अलग पावर फैक्टर का लोड लगाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका फ्लक्चुएट करता है और फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जब चेंज होता है तो आपका इनवेरिएबली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वैल्यू चेंज होता है और जिसकी वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज में भी चेंजेस आता है।
तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ई, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंक्रोनस इम्पीडेंस का यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। ठीक है, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में से वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए या फिर सिंक्रोनस इम्पीडेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑल्टरनेटर में 3 टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, 3 टेस्ट करना होगा। व्हाट आर दोस टेस्ट? सबसे पहला है आपका यहाँ पर डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटर। 3 टेस्ट करना है, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, इन तीनों टेस्ट में ये जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये कॉमन है जितने भी इनडायरेक्ट मेथड हैं वहाँ के लिए। ठीक है, और ये डीसी रेजिस्टेंस का भी हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं हम लोग हर एक इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको एक बार हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे तो आगे का क्लासेस में हमें उतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं होगी, उतना दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट की। व्हाट इज डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट? तो एज वी नो कि किसी भी ऑल्टरनेटर में, किसी भी ऑल्टरनेटर हो या कोई भी सर्किट हो, उसका बेसिक जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस होता है जिसके चलते आपका क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जिसमें आपका रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगा। हाँ, उसके साथ इंडक्टेंस हो सकता है, कहीं कैपेसिटेंस हो सकता है, लेकिन अगर डीसी सर्किट है तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, एसी सर्किट है तो साथ में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ मिलकर आपका इंपेडेंस होगा। लेकिन जो बेसिक पैरामीटर है वो क्या है? रेजिस्टेंस आपका हर एक सर्किट में आपका मौजूद होगा। तो इसीलिए जो बेसिक वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी सर्किट का वो क्या होता है? द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज द रेजिस्टिव ड्रॉप ऑफ द सर्किट। तो जैसे ही अल्टरनेटर में हम लोड लगाएंगे तो सबसे पहला जो ड्रॉप होगा दैट विल बी ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस। वो क्या किसके वजह से होगा? आर्मेचर का रेजिस्टेंस के वजह से होगा। ठीक है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स सी। ठीक है, और डीसी रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है और एसी रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है ये भी हम लोग अभी समझते हैं। तो डीसी किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का बहुत सारा मेथड है। सबसे पहले क्या है? एक वोल्टमीटर एमीटर मेथड है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर से एक डीसी सप्लाई से एक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जिसका वोल्टेज मान लीजिए V है। ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ का वोल्टेज अगर मान लीजिए V है और यहाँ का यहाँ करंट क्या है? I है, तो R इजिकल टू क्या होगा? V बाई I। ये रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस किसका हो गया? 2 फेज के बीच का रेजिस्टेंस हो गया। तो पर फेज का रेजिस्टेंस क्या होता है? कितना हो जाएगा? R/2। ये क्या हो जाएगा? R/2। तो दिस इज द वोल्टमीटर एमीटर मेथड, जहां पर हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं बाय फ्लोइंग करंट इन द सर्किट, और उसके बाद वोल्टेज और करंट का रेशियो लेके हम लोग क्या करते हैं? उसका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं ना। यहाँ पर जब भी करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? आपका फेज के बीच, आर्मेचर के 2 फेज के बीच फ्लो करेगा। इसीलिए यहाँ पर फेज रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा उसको 2 से आपका डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसके अलावा और भी सिंपल मेथड है जहां पर हम लोग एक मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी 2 फेज के टर्मिनल के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग मल्टीमीटर का टर्मिनल को सेट करेंगे और उसका रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या होता है कि जैसे हम आर्मेचर में करंट फ्लो कराते हैं तो आइडियली करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, तो आइडियली जो ड्रॉप होना चाहिए दैट विल बी IA इंटू R, ये होना चाहिए था। लेकिन जब हम मेजर करेंगे वैल्यू को तो हम लोग देखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू से मेजर वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑल्टरनेटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो AC करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से कोर लॉसेस और साथ साथ जो कॉइल का आपका इंपिडेंस है, रेजिस्टेंस के साथ साथ उसका इंडक्टेंस के चलते जो रिएक्टेंस है वो भी आपका पिक्चर में आ जाता है। इसकी वजह से ड्रॉप क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसी वजह से जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, जो भी हम लोग मेजर करते हैं रेजिस्टेंस, उसकी अपेक्षा जो ड्रॉप है वो ज़्यादा आता है। यहाँ पर क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि आपका करंट AC है और AC का जो कंडीशन है उसके चलते क्या होता है? कुछ और लॉसेस भी आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो ड्रॉप बताते हैं दैट इज द AC रेजिस्टेंस ड्रॉप। और ये क्या होता है? जो DC एक्चुअल जो DC सर्किट जो DC का वैल्यू हमने पता किया उससे ज़्यादा होता है। और इसको फाइंड आउट करने हम लोग क्या करते हैं? जो भी DC का रेजिस्टेंस आता है उसमें एक मल्टीप्लाई फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1.2 to 1.75, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑल्टरनेटर। ठीक है, हम लोग
डीसी में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, ना कोर लॉस कंसीडर कर रहे हैं, ना रिएक्टेंस लॉस कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब एसी आएगा तो ये सब लॉसेस भी आ जाएगा, इसीलिए ऑब्वियसली है कि लॉस क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो इस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के, इस लॉस को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका वैल्यू आपका 1.2 से 1.75 के बीच में वेरी करता है। और ये साइज डिपेंड, ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर ये डिपेंड करता है ऑल्टरनेटर के साइज पे, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटर का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही कॉइल में इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, उतना ही कोर लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, एसी रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो एसी रेजिस्टेंस पता करने का सिंपल तरीका क्या होगा कि पहले डीसी रेजिस्टेंस मेजर कीजिए किसी भी मेथड से, और फिर उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, RE, या फिर एसी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द अल्टरनेटर। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल दैट इज आर्मेचर को क्या करते हैं, हम लोग ओपन रखते हैं, मतलब वहां पर कोई भी लोड हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले ऑल्टरनेटर को रेटेड स्पीड पे रोटेट कराते हैं। रेटेड स्पीड मतलब जितना फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करना है उसके हिसाब से हम लोग उसका स्पीड को मेंटेन करते हैं। दैट इज मान लीजिए अगर 4 पोल का ऑल्टरनेटर है और 50 जनरेट करना है तो हमने 1500 आरपीएम पे उसको रोटेट कराना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो फील्ड सप्लाई है, तो यहाँ पर आपका फील्ड सप्लाई है, इस फील्ड सप्लाई को एक वेरिएबल डीसी सोर्स से हम लोग सप्लाई देते हैं। वेरिएबल डीसी सोर्स से हम लोग सप्लाई देते हैं ताकि हम फील्ड के वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। नाउ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ऑल्टरनेटर में, दैट विल फॉलो द फैराडेज लॉ, दैट इज ई विल बी प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब कितने स्पीड से आपका फ्लक्स मूव कर रहा है या कितने स्पीड से फ्लक्स कट कर रहा है। नाउ इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर हम लोग फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्टरनेटर का स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो गया मतलब ईएमएफ का वैल्यू को बदलने के लिए हम स्पीड का वेरिएशन नहीं कर सकते, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं कर सकते। तो अगर हमें फ्लक्स का वैल्यू, अगर हमें ईएमएफ का वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम फ्लक्स का वैल्यू को चेंज करें। तो यही बेसिक डिफरेंस है जब हम लोग एक ऑल्टरनेटर यूज करते हैं, डीसी जनरेटर यूज कर सकते हैं। डीसी जनरेटर में अगर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम लोग या तो स्पीड को भी बदल सकते हैं या फिर एक्साइटेशन करंट को भी बदल सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटर के केस में हमारा लिमिटेशन है कि अगर हमें ईएमएफ का वैल्यू को चेंज करना है तो सिर्फ एक्साइटेशन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पीड बदलने से आपका फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करेंगे ये हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटर का जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, ठीक है। और अगर उसमें वेरिएशन आता है तो उसे हमें कांस्टेंट, फिर से हमें उस कांस्टेंट स्पीड में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू परफॉर्म दिस टेस्ट। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया इसका। यहाँ पर क्या है देखिए, इस फील्ड को हम लोग वेरिएबल डीसी सप्लाई से सोर्स सप्लाई दिए और ये जो एमीटर लगा हुआ है ये हमें फील्ड करंट के बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आर्मेचर का तीनों टर्मिनल्स है, तीनों टर्मिनल्स ओपन है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तीनों टर्मिनल्स में क्या किए, एक एक वोल्टमीटर लगा दिए। आप एक ही वोल्टमीटर लगा सकते हैं आइदर फेज में दो लाइन के बीच या एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच, जो भी वोल्टेज आपको मेजर करना है आप उसको लगा सकते हैं ना। यहाँ पर करेंगे कि हम लोग इनिशियली जो फील्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो रखेंगे। इनिशियली फील्ड को क्या करेंगे, हम लोग जीरो पे प्लेस करेंगे। जीरो फील्ड क्या है, जीरो, विदाउट गिविंग एनी एक्साइटेशन हम लोग मोटर ऑल्टरनेटर को रन कराएंगे। ऑल्टरनेटर को धीरे धीरे करके हम लोग उसका रेटेड स्पीड तक लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फील्ड का वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो फील्ड का वैल्यू को जैसे ही बढ़ाएंगे आपका टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ना शुरू होगा। इनिशियली ये टर्मिनल वोल्टेज फील्ड के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना लीनियरली बढ़ेगा, जितना फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से वोल्टेज भी आपका बढ़ेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा कि फील्ड करंट का वेरिएशन के हिसाब से आपका जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो कम हो जाएगा। पहले जितना स्पीड से बढ़ा था उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे वोल्टेज का वेरिएशन क्या होगा, घटते जाएगा। और फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि आप फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज या आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, ये इंक्रीज नहीं कर रहा है। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। किसी भी कॉइल का जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो फिक्स होता है, आप उसको इन्फिनिटली नहीं बढ़ा सकते हैं। आप करंट बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगा जब तक कि वो सैचुरेट नहीं कर जाता है। और जैसे सैचुरेट कर जाएगा उसके बाद फर्दर आप कितना भी फील्ड करंट को बढ़ाइए आपका फ्लक्स और नहीं बढ़ेगा। तो सिंस फ्लक्स आपका फिक्स हो गया, स्पीड पहले से फिक्स है, इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एंड इट इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट। इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसके बाद आप एक्साइटेशन करंट बढ़ाने से भी आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ेगा।
तो अगर हम इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आएगा, दिस इज आई एफ, दिस इज फील्ड करंट, दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इनिशियली देखिए ये जो करंट है आपका लीनियरली बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे ये सैचुरेट करना शुरू किया और इस पॉइंट पे जाके आपका क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। सो दिस इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, ओसीसी ग्राफ ऑफ एन अल्टरनेटर, जहां पर हम लोग देखते हैं किसके बीच वेरिएशन, द आउटपुट वोल्टेज वर्सेस द फील्ड करंट। आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन देखते हैं फील्ड करंट के अनुसार। ठीक है, तो ये सिमिलर है जैसा कि आपका हम लोग डीसी का डिसीजन सेपरेटली साइड डीसी जनरेटर में किए थे, लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है कि यहाँ पर हर एक स्टेप में जब भी आप फील्ड को वेरी करेंगे आपको देखना है कि ऑल्टरनेटर का स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं। अगर वो वेरी कर रहा है तो फिर से उसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक सही से नहीं आएगा। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को जब भी आप कीजिए, जब भी परफॉर्म कीजिए, ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपका जो स्पीड है दैट शुड बी कांस्टेंट, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द ओपन सर्किट टेस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका जो भी सेटअप है वो सेम रहेगा। अंतर क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर जो पहले से आर्मेचर का टर्मिनल जो ओपन था उसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही शॉर्ट करेंगे अब वोल्टेज क्या हो जाएगा आर्मेचर का, वो जीरो हो जाएगा और आर्मेचर में आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ना यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पर जैसे ही हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं आर्मेचर करंट ट्रिमेंडसली बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। इसीलिए जब भी हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटर का जो रेटेड करंट वो कितना है, और हमें भी कभी भी रेटेड करंट से ज़्यादा करंट वहाँ पर नहीं देना है। अगर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट देते हैं तो ऑल्टरनेटर हमारा डैमेज हो जाएगा। तो हमें जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ तक करना है, जब तक कि हम लोग रेटेड करंट तक पहुँच नहीं जाते हैं। और रेटेड करंट पहुँचने के लिए फील्ड में हमें उसका 10 से 15% या मैक्सिमम 20% फील्ड एक्साइटेशन में ही हमारा रेटेड करंट आ जाता है। और इसीलिए जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, हमेशा आपका लीनियर आता है। वो क्या आता है, हमेशा लीनियर आता है, बिकॉज यहाँ पर जो फील्ड करंट है वो आपका एक सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुँच पाता है, 10 से 20% में ही आपका क्या होता है, रेटेड करंट आता है। और इसीलिए इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, आपका लीनियर आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोग हमेशा प्लॉट करते हैं बिटवीन द शॉर्ट सर्किट करंट एंड द फील्ड करंट, फील्ड आईएससी वर्सेस आईएफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी आपको वही प्रिकॉशन लेना है जो ओपन सर्किट टेस्ट में लेते हैं कि जितना फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से करंट देखने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्पीड को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रिकॉशन यहाँ क्या लेना है कि हम टेस्ट तब तक जारी रखेंगे जब तक कि रेटेड करंट नहीं पहुँच जाता। रेटेड करंट जैसे ही पहुँच जाएगा हमें टेस्ट को स्टॉप कर देना होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा ऑल्टरनेटर डैमेज हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो आपका रेटिंग आएगा वो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की अपेक्षा कम आएगा, और प्लस इसका जो नेचर आएगा कभी भी आपका कर्व वाला जो भी ओसीसी का कर्व है उसको फॉलो नहीं करेगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा लीनियर आएगा। ठीक है, सो दिस वर द 3 टेस्ट दैट आर टू बी परफॉर्म इन केस ऑफ एन इनडायरेक्ट मेथड। किसी भी इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को ये तीनों टेस्ट आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में या बाकी मेथड में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ इन टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या आता है, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आर द टेस्ट दैट आर टू परफॉर्म व्हाइल परफॉर्मिंग द इनडायरेक्ट टेस्ट फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो इनडायरेक्ट टेस्ट करने के लिए हमें 3 टेस्ट करना पड़ता है, द आर्मेचर रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी रेजिस्टेंस एंड डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर। तो जो एसी रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑलवेज 1.2 to 1.75 times greater than the DC resistance of the circuit। और इससे होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स द ओवरऑल ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंसेस एंड द कोर लॉसेस ऑफ द ऑल्टरनेटर। ठीक है, जबकि डीसी रेजिस्टेंस में सिर्फ प्योरली डीसी रेजिस्टेंस आपका मेजर होता है। ओसीसी टेस्ट में आपका किसके किसके बीच ग्राफ खींचा जाता है, द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज वर्सेस द फील्ड करंट। जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ग्राफ खींचा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस द फील्ड करंट, इसके बीच। ठीक है, ओसीसी और एसएससी टेस्ट में आपका प्रिकॉशन क्या लेना है कि दोनों ही केस में आपको क्या करना है, स्पीड को फिक्स रखना है, ऑल्टरनेटर का स्पीड को क्या करना है, फिक्स करना है। और एसएससी टेस्ट में खासकर ये प्रिकॉशन लेना होगा कि जो भी आपका करंट है, जो भी शॉर्ट सर्किट करंट है दैट शुड नॉट एक्सीड द रेटेड आर्मेचर करंट। ठीक है, तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें,
इसको जैसे अपना सपोर्ट बना के रखा है उसको जरूर जारी रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आके भी आपको मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।